द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी एक्ट के तहत नोटिफाई करने के एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों और ग्रामीण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को यह भी कहा कि ब्लैक फंगस का जल्द पता लगाने और इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर तैनात किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि कोविड मरीजों के इलाज के दौरान अनावश्यक स्टेरॉइड का प्रयोग ना हो, क्योंकि ब्लैक फंगस बीमारी के मुख्य कारण के तौर पर इसकी पहचान की गई है, खासकर शुगर के मरीजों में। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व उनके बेटे रणेंद्र सिंह के खिलाफ चल रही आयकर संबंधी शिकायतों में एडिशनल गवाही करवाने के लिए अदालत में लगाई गई अर्जी को मंजूर कर लिया है। बता दें कि अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा था। विभाग ने अपनी अर्जी में आग्रह किया था कि जो दस्तावेज पहले से केस की फाइल में लगे हैं वे उनकी सर्टिफाइड कॉपियां अदालत में लगाना चाहता है। हालांकि आयकर विभाग द्वारा अपनी गवाहियां बंद की जा चुकी हैं, लेकिन अदालत ने उसे एक बार फिर से दस्तावेज लगाने के लिए अपने गवाही करवाने का मौका दिया है। जालंधर पुलिस ने सूचना के आधार पर खुलेआम घर के बाहर खड़े होकर नशा बेचती एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि भीमनगर में एक महिला रजनी गांजा बेचने का धंधा करती है। उन्होंने बताया कि वह जब भीमनगर पहुंचे तो सच में एक महिला घर के बाहर गांजा लेकर खड़ी थी, जो कि गांजा खरीदने वालों का इंतजार कर रही थी। और जब महिला ने पुलिस को देखा तो उसने गांजे का लिफाफा उन्हें देखकर फेंक दिया। पुलिस ने महिला को आधा किलो गांजा सहित गिरफ्तार किया है तथा इसके साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पंजाब कांग्रेस में चल रहे घमासान के बाद भले ही बाकी के नेता शांत दिखाई दे रहे हों, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने रोजाना की तरह एक बार फिर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने 2019 में बठिंडा में की गई रैली का वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वह गुरु का सम्मान नहीं कर सके तो वह राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के विधायकों व कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाने की सलाह दी। अपने ट्विटर अकाउंट पर सिद्धू ने कहा कि मंत्रियों व विधायकों को दिल्ली जाकर पार्टी हाईकमान को बताना चाहिए कि पंजाब में क्या चल रहा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ ने पार्टी नेताओं को उन नेताओं से सावधान रहने के लिए कहा जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। बुद्ध पूर्णिमा पर 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। देश भर में इसकी उपछाया रहेगी। ब्रह्मांड में चंद्र ग्रहण का साया होने के चलते लोगों को ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों को लेकर सजग रहना होगा। इस दौरान जहां प्रभु सिमरन तथा ध्यान लगाने की सलाह दी जा रही है, वहीं ग्रहण संपन्न होने के बाद दान देने का भी खास महत्व बताया जा रहा है। 26 मई को चंद्र ग्रहण का सूतक दोपहर 1:15 बजे से शुरू हो जाएगा, जो शाम 7:09 तक रहेगा। पंजाब के मोगा के पास गत रात्रि करीब 9:30 बजे भारतीय वायुसेना के एक MiG-21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एसपी गुरदीप सिंह के अनुसार हादसे में पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। बता दें कि हादसा मोगा से करीब 25 किलोमीटर बाघा पुराना के गांव लंगियाना खुर्द के पास हुआ। विमान के गिरते ही उसमें आग लग गई। विमान के नीचे गिरने से पहले पायलट ने छलांग लगा दी थी, लेकिन नीचे गिरने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही वायुसेना, सेना तथा जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पंजाब के बठिंडा स्थित गांव बीड़ तालाब की महिला सरपंच राजपाल कौर के पति गुरमील सिंह खालसा द्वारा गुरुद्वारा साहिब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तंदुरुस्ती और डेरा प्रमुख की रिहाई के लिए अरदास की गई। इसके बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। एडवोकेट हरपाल सिंह खारा की शिकायत पर पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर गुरमील सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मामले में पूरी घटना की जानकारी तलब कर दी है। अब खबरें होशियारपुर से। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी किए गए कार्यक्रम तहत जिला कांग्रेस कमेटी होशियारपुर द्वारा कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के निर्देशों पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना के मद्देनजर मास्क वितरित करके मनाई गई। जिला प्रधान डॉक्टर कुलदीप नंदा की अगुवाई में माहलपुर अड्डा स्थित कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद समस्त कांग्रेसियों ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भेंट करते हुए नमन किया। इस मौके पर बीसी आयोग पंजाब के चेयरमैन सरवन सिंह, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा व मेयर सुरेंद्र कुमार विशेष तौर से उपस्थित हुए। इस अवसर पर डॉक्टर नंदा ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने अपना जीवन देश की खातिर न्यौछावर किया था। उन्होंने अपना सारा जीवन देश की एकता एवं अखंडता के साथ साथ देश में तकनीकी युग को शुरुआत करने को समर्पित किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करते हुए मार्केट कमेटी के चेयरमैन राजेश गुप्ता ने कहा कि उन्होंने भारत में तकनीकी युग की शुरुआत की थी, जिसके बलबूते पर आज देश तकनीकी दुनिया में अव्वल स्थान पर आ रहा है। श्री गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश की तरक्की और देशवासियों के लिए भलाई की योजनाओं को हमेशा प्राथमिकता दी तथा इसी के चलते उन्होंने देश के खातिर अपने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसे महान नेता का ऋण देशवासी कभी भी नहीं चुका सकते।
डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने कहा कि गांव बछवाड़ा में बनने वाले सरदार बहादुर अमित चंद सोनी आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट का निर्माण कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। वे आज इंस्टीट्यूट के निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने विशेष तौर पर बछवाड़ा पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ एसडीएम होशियारपुर अमित महाजन भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने निर्माण कार्य का जायजा लेते हुए कहा कि इंस्टीट्यूट का 30% से ज्यादा का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को काम में और तेजी लाने के निर्देश देते हुए कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि कोविड-19 महामारी के बढ़ते फैलाव के कारण जिला रोजगार ब्यूरो की ओर से बनाई गई DBEE मोबाइल ऐप नौजवानों के लिए सहायक साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि इस मोबाइल ऐप को एक महीने में 5000 से ज्यादा यूजर डाउनलोड कर चुके हैं। इसके अलावा ऐप से 14000 के करीब सरकारी व 1050 प्राइवेट नौकरियों की जानकारी अपलोड की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि जिला रोजगार व कारोबार ब्यूरो होशियारपुर की तरफ से बेरोजगार नौजवानों को तुरंत रोजगार मुहैया करवाने के लिए हर दिन प्राप्त हुए प्रार्थना पत्रों की प्रोसेसिंग कर DBEE में इंटरव्यू करवाई जा रही है। जिले में शुरू किए गए कोरोना मुक्त गांव अभियान ने जोर पकड़ लिया है और अब रोजाना सैकड़ों गांवों की ओर से इस अभियान में सहयोग देते हुए टीकाकरण को सहयोग दिया जा रहा है। अभियान के तीसरे दिन तक जिले के 7 गांव जिनमें हल्का चब्बेवाल के गांव नवा जटपुर, पुंगा, पुंज व मुकेरिया का गांव नत्थुवाला, ललोता, उलाहा, चकड़ियाल ने कोविड-19 की 100% पहली डोज लगवा ली है। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने इन गांव के सरपंचों को बधाई देते हुए अन्य गांवों को आने वाले दिनों में 100% टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित किया। कोविड-19 के घरेलू एकांतवास मरीजों की पूरी देखभाल को यकीनी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पूरी निगरानी की जा रही है ताकि इन मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा देने में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। स्वयं डिप्टी कमिश्नर रोजाना जिले के समूह SMOs व स्वास्थ्य अधिकारियों से ऑनलाइन बैठक कर इसका रिव्यू लेते हैं। डिप्टी कमिश्नर अपनीत रियात ने बताया कि घरेलू एकांतवास मरीजों के स्वास्थ्य की पूरी तरह से निगरानी हो, इसके लिए हमने जिला स्तर पर कॉल सेंटर बनाए हैं और रोजाना घरेलू एकांतवास वाले मरीजों को कॉल सेंटर से फोन कर उसके हेल्थ पैरामीटर की निगरानी की जाती है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की सेहत ठीक नहीं होती, ऐसे मरीजों की कॉल को सीधे संबंधित SMOs के पास रेफर किया जाता है ताकि संबंधित मरीज को समय रहते सुचारू स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। शहर के वार्ड नंबर 10 से आजाद उम्मीदवार के तौर पर नगर निगम चुनाव लड़ चुकी परमजीत कौर कांग्रेस में शामिल हुई। उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा की प्रेरणा और उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इस मौके पर श्री अरोड़ा ने परमजीत कौर का पार्टी में स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बिना किसी भेदभाव से विकास कार्यों को प्राथमिकता देती है तथा शहर में चल रहे विभिन्न विकास प्रोजेक्ट इसकी जीवंत उदाहरण है। उन्होंने कहा कि परमजीत कौर को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा कोविड मरीजों से अधिक पैसे वसूलने वाले प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की घोषणा किए जाने के बाद जिलाधीश होशियारपुर अपनीत रियात ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल कोरोना मरीज से अधिक खर्च वसूल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार अगर कोई डॉक्टर व अस्पताल किसी कोरोना पीड़ित मरीज का आर्थिक शोषण करता है तो जिला प्रशासन द्वारा एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इस संबंधी किसी भी तरह की शिकायत सेहत विभाग या हेल्पलाइन नंबर 104 पर तथा जिलाधीश कार्यालय में की जा सकती है। भाजपा महिला मोर्चा की सदस्यों ने घंटाघर चौक पर जिला प्रधान अर्चना जैन की अगुवाई में लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर बांटकर उन्हें कोरोना से बचाव हेतु प्रेरित किया। इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा, उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया बिट्टू, राकेश सूद, हेमलता वेग, नीति तलवार, सुषमा सेतिया, शाखा बग्गा, भाजयुमो अध्यक्ष राजा सैनी, रजनी सैनी, नवदीप हरमन, यशपाल कौर व रामलाल ने लोगों को मास्क एवं सैनिटाइजर भेंट किया और लोगों को कोरोना के खतरे को देखते हुए सेहत विभाग द्वारा जारी हिदायतों की पूरी सख्ती से पालना करने की प्रेरणा दी। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्यों से। रिटायरमेंट के बाद जहां ज्यादातर लोग आराम से जिंदगी बिताने की ख्वाहिश रखते हैं, वहीं चीन की वांग लॉन्ग ने इस दौरान एक नया शौक पूरा करने की ठानी और ऐसी ठानी कि अब एक मशहूर मैराथन रनर बन गई हैं। 70 साल की वांग पिछले 2 दशक में 100 से ज्यादा मैराथन में हिस्सा ले चुकी हैं। उन्होंने 50 साल की उम्र में रनिंग इसलिए शुरू की थी ताकि फिट रह सके, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ फिटनेस का एक जरिया नहीं बल्कि उनका पैशन है। 2004 में पहली बार मैराथन में हिस्सा लिया और तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा। 100 से ज्यादा मैराथन में दौड़ चुकी वांग 2005 से 2017 के बीच बीजिंग मैराथन में 13 बार हिस्सा ले चुकी हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में सिख समुदाय के एक छात्र ने खुद पर हमला होने के बाद बचाव में 16 साल के एक दूसरे छात्र पर कृपाण से हमला कर दिया था। इसके चलते राज्य की सरकार ने स्कूलों में कृपाण रखने पर बैन लगा दिया है।
भारत में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इसका विरोध जताते हुए भारत सरकार से दखल देने की मांग की है। यह घटना गैलनवुड हाई स्कूल की है। दूसरी ओर भारत में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने न्यू साउथ वेल्स सरकार के इस फैसले पर गहरी नाराजगी जताई। संगठन ने कहा कि केंद्र सरकार को इस बारे में ऑस्ट्रेलियाई सरकार से बात करके यह बैन हटवाना चाहिए। 11 दिन चली जंग के बाद आखिरकार इजरायल और फिलिस्तीन सीज फायर पर सहमत हो गए। गुरुवार शुक्रवार को रात करीब 2 बजे हमास ने इसकी पुष्टि की है। बता दें कि इस जंग में अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा जानो माल का नुकसान गाजा पट्टी में हुआ है। यहाँ करीब 220 लोगों की मौत हुई। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सीज फायर की संभावना को खारिज कर दिया था। सीज फायर की पुष्टि करते हुए इजरायल की तरफ से एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इंटरनल सिक्योरिटी चीफ और खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ भी शामिल हुए। इसमें इजिप्ट के उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ जिसमें हमास के साथ जारी संघर्ष को रोकने का ऑफर दिया गया था। सीज फायर के लिए कोई शर्त नहीं रखी गई है। इस पर दोनों पक्ष सहमत है। इसके समय के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। वहीं हमास ने बहुत छोटा बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि दोनों पक्ष संघर्ष बंद करने पर सहमत हो गए हैं। चीन ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि 14वें दलाई लामा का उत्तराधिकारी वही चुनेगा। चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर दलाई लामा खुद या उनके अनुयायी उत्तराधिकारी चुनते हैं तो बीजिंग उन्हें मान्यता नहीं देगा। चीन की सरकार ने श्वेत पत्र जारी कर यह दावा किया है कि दलाई लामा का पुनर्जन्म और अन्य जीवित बौद्धों को चिंग राजवंश के समय से ही उसकी केंद्र सरकार मंजूरी देती आई है। चीन की ओर से जारी सरकारी दस्तावेज में इस पर भी जोर दिया गया है कि तिब्बत प्राचीन समय से यह उसका अविभाज्य अंग रहा है। दस्तावेज में आगे लिखा है कि साल 1793 से गोरखा घुसपैठियों को खदेड़े जाने के बाद चिंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहतर शासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए शाही रूप से स्वीकृत अध्यादेश जारी किए। दुनिया भर में एक बात बहुत सामान्य मानी जाती है, वह है हिंदुस्तानियों की चाय पीने की आदत। कुछ इसे लत कहते हैं तो कुछ जिंदगी की खुराक। लेकिन शायद कम ही लोग जानते हैं कि मेहमान नवाजी की प्रतीक इस चाय का भी अपना एक विशेष दिन आता है। हम बात कर रहे हैं 21 मई अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस यानी इंटरनेशनल टी डे की। इस दिन चाय दुनिया भर में सुर्खियों में रहती है। लेकिन आपको शायद ही पता हो कि करीब 2 साल पहले तक दुनिया भर में 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता था और अब ये 21 मई को मनाया जाने लगा है। बता दें कि इसके पीछे भारत की अहम भूमिका है, क्योंकि भारत ने ही चाय को उसका हक दिलाया है। दरअसल दुनिया भर में चाय उत्पादक देश 2005 से 15 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाते रहे हैं, क्योंकि तब तक इसे संयुक्त राष्ट्र की ओर से मान्यता नहीं दी गई थी। इसे लेकर भारत सरकार ने बड़ी पहल की और 2015 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के माध्यम से आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वैक्सीन की कमी से जूझ रहे भारत को अमेरिका ने 8 करोड़ वैक्सीन की डोज देने का ऐलान किया है। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हम अमेरिकी सरकार के साथ संपर्क में हैं, लेकिन इस मामले में हमारे पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। बागची ने बताया है कि भारत अमेरिकी उद्यमियों के साथ टीकों की खरीद और देश में उसके उत्पादन की संभावना के बारे में बातचीत कर रहा है। यदि एक बार वैक्सीन सीधे खरीद से या उत्पादन के माध्यम से उपलब्ध हो जाता है तो देश में टीके की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी। अपनी सहकर्मी से दुष्कर्म के आरोपों से देशमुक्त होने के बाद तहलका पत्रिका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल ने अपनी पीड़ा जाहिर की है। गोवा की एक अदालत ने 2013 के दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को उन्हें बरी कर दिया। इसके बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि पिछले 7.5 साल उनके परिवार को घाव देने वाले रहे हैं, क्योंकि उन पर लगाए गए झूठे आरोपों के कारण उन्हें विनाशकारी नतीजों का सामना करना पड़ा। तहलका पत्रिका के पूर्व प्रधान संपादक ने अदालत को मामले में कठोर एवं निष्पक्ष मुकदमा चलाने के लिए भी धन्यवाद दिया। आए दिन सोशल मीडिया या किसी अन्य तरीके से लोगों को साइबर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। इसी बीच एयरटेल के सीईओ गोपाल विट्ठल ने अपने ग्राहकों को साइबर फ्रॉड को लेकर अलर्ट किया है। उन्होंने अपने ग्राहकों को एक ईमेल के जरिए साइबर फ्रॉड को लेकर आगाह किया है। गोपाल विट्ठल ने कहा है कि साइबर ठग लोगों को फोन करके बताते हैं कि वे एयरटेल की ओर से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ठग उन लोगों को ज्यादातर शिकार बना रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये ठग एयरटेल का कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करके नो योर कस्टमर फॉर्म भरने के लिए बोल रहे हैं। ये ठग लोगों से एयरटेल क्लिक स्पोर्ट के नाम के ऐप को गूगल व प्ले स्टोर से फोन में डाउनलोड करने के लिए कह रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि ये ऐप प्ले स्टोर पर है ही नहीं। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात पहलवानों के बीच हाथापाई के बाद जूनियर नेशनल चैंपियन पहलवान सागर की मौत हो गई थी। इस विवाद में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार का नाम सामने आ रहा है।
वारदात के बाद से सुशील कुमार फरार है। उसकी तलाशी में दिल्ली और हरियाणा पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। अब जांच की कड़ियां पंजाब से भी जुड़ गई हैं। दरअसल सागर पहलवान हत्या मामले में दिल्ली पुलिस के लिए वांटेड पहलवान सुशील कुमार के पास जो मोबाइल है वह बठिंडा निवासी सुखबीर सिंह उर्फ काला पहलवान के नाम पर है। थाना सदर के सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह ने यह जानकारी दी है कि सुखबीर सिंह सुशील कुमार का साथी रह चुका है। ओलंपिक मेडलिस्ट सुशील कुमार पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया है। हरियाणा पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर के रियासी की निवासी 13 वर्षीय किशोरी रावी ने आप बीती सुनाते हुए सरकार एवं प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। रियासी ने बताया कि उसके पिता जय सिंह की 3 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। वहीं कुछ दिन पहले लॉकडाउन में इलाज न करवा पाने के कारण मां ज्योति देवी भी दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन मां की मौत के बाद जो राशन था वह भी खत्म हो गया है। कुछ लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन हम दोनों भाई बहन का क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना कोई रास्ता दिख रहा है और ना ही कोई सहारा है। अब हम सिर्फ भगवान भरोसे ही हैं। पूर्वी लद्दाख में भारत की चीन के साथ लगने वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा पर करीब 1 साल पूर्व पैदा हुआ तनाव आज भी बरकरार है। ऐसे में LAC के करीब सटे इलाकों में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्रीनगर से लद्दाख की ओर सेना की मूवमेंट भी तेज हो गई है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार भारत और चीन के बीच पैदा हुए तनाव के बाद आपसी सहमति से भले ही चीन ने गलवान घाटी और पेंगोंग तसो झील के उत्तरी किनारों में अपनी सेना को पीछे हटाने में रजामंदी जताई थी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके भी थे जहां से उन्होंने पूरी तरह से पीछे हटने से इनकार किया था और उन इलाकों में लगातार तनाव बरकरार है। मंडी जिले के सरका घाट की थौना पंचायत में राशन डिपो से राशन ले जा रहे लोगों की जीप सड़क से लुढ़ककर मंडी जिले के सरका घाट की थौना पंचायत में राशन डिपो से राशन ले जा रहे लोगों की जीप सड़क से लुढ़ककर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई व 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे का कारण जीप में ब्रेक नहीं लगना बताया जा रहा। जानकारी अनुसार राशन लेने के बाद लोग जब लौट रहे थे तो थौना में सड़क की चढ़ाई पर वाहन का नियंत्रण बिगड़ गया और ब्रेक नहीं लगने के कारण जीप करीब 300 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कोरोना से जान गंवाने वाली एक महिला के परिजनों का आरोप है कि लगभग 1.5 लाख रुपए के वे गहने नहीं मिल पाए जो उन्होंने अस्पताल में भर्ती होते समय पहने थे। पालमपुर की पहाड़ा पंचायत के एक शख्स ने कांगड़ा के डीसी से ऑनलाइन शिकायत दी और शिकायत को डीसी ऑफिस ने CMO को भेजकर जवाब मांगा है। दरअसल पहाड़ा पंचायत के तप्पा में रहने वाले बलवंत की शिकायत है कि उनकी 60 साल की माता चंपा देवी 14 मई को पालमपुर अस्पताल में भर्ती थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर उन्हें 15 मई को कोविड केयर सेंटर पपरोला में भर्ती करवाया गया, मगर वहां उसी रात उन्होंने दम तोड़ दिया। बलवंत का कहना है कि जब उनकी मां को अस्पताल में एडमिट किया था तब उनके हाथ में 3 सोने की अंगूठियां, कानों में बालियां और मंगलसूत्र था। उनका कहना है कि इन गहनों की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए थी जो कि उन्हें वापस नहीं मिले। बलवंत ने आशंका जताई है कि इन गहनों को उनकी मां के शरीर से गायब कर दिया गया था। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।